हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। आज का जो टॉपिक है 12 प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। आप लोग इसको देखिएगा, मूर्ति शिल्प के साथ है और इसमें फुल डिटेल्स में आपको बताया जाएगा और इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं। और ये सभी एग्ज़ाम में मतलब आर्ट से रिलेटेड जो भी आपका कला जो एग्ज़ाम होता है वो सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आपका TGT हो या EMRS, PGT या फिर नेट JRF। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं शिव नटराज। शिव नटराज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम में बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा फुल डिटेल्स में इसको बता देती हूँ कि ताकि आप लोग इसको देखिएगा और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग उसको करिएगा। तो चलिए फिर अब देखते हैं यहाँ पर इसका जो टाइम है, मतलब टाइम पीरियड कितना है जो शिव नटराज की मूर्ति का, जो कौन सी है, चोलकालीन मूर्ति है जिसका टाइम पीरियड है 7 से 12वीं शताब्दी है। आप लोग इसको दोनों को ज़रूर याद रखिएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन से धातु में बनी है, ये तो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा ही होगा। ये वाला तो धातु है, ये कांस्य में बनी है जो चोलकालीन मूर्ति है जो नटराज की। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, तकनीक इसकी कौन सी है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। इसको इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहते हैं और हिंदी में लुप्त मोम विधि, या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या फिर सिरे पर द्यू। इसकी जो बनाने की तकनीक है नटराज शिव, ठीक है, शिव नटराज की जो मूर्ति है उसके बनाने की तकनीक कौन सी हो जाएगी, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी जो मुद्रा है वो कैसी है, अतिभंग मुद्रा है। जो ऊपरी जो मतलब ऊपर इसका दाहिने में प्रतीक है वो कैसा है, यहाँ पर आपको एक मिनट मैं आप लोगों को मूर्ति भी दिखा देती हूँ कि ताकि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये है, ये जो बनी हुई है मूर्ति, देखो ये जो मूर्ति आप लोग देख रहे हैं ये मूर्ति है कौन सी, चोलकालीन है। और इसका जो टाइम पीरियड है कितना हो जाएगा, 10 से 12वीं शताब्दी हो जाएगा। किसमें बना है, कांस्य में बना है। अब ये तो रह गई इन सब की बात, और इसके बनाने की जो विधि है वो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है, ये चीज हो गया। इसकी मुद्रा जो है वो अतिभंग है। अतिभंग मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब इस कहने का मतलब है कि जब कोई 3 से अधिक मतलब इसमें डायरेक्शन होते हैं या मुद्रा होती हैं, तो आप लोग कह सकते हैं 3 से अधिक होती हैं तब वो अतिभंग में आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अतिभंग मुद्रा में है ये शिव नटराज की मूर्ति। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि जो ऊपर दाहिना हाथ है, यहाँ पर ऊपर दाहिना हाथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हाथ। तो ऊपर जो दाहिना हाथ है, सॉरी ये वाला ना, ऊपर दाहिना हाथ अपनी साइड से देखेंगे तो ये वाला होगा ऊपर दाहिना हाथ। तो ऊपर दाहिना हाथ में क्या है, डमरू है, ठीक है। ये क्या है, डमरू है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये डमरू दिख रहा है। तो ये है दाहिने हाथ में जो ऊपर जो दाहिना हाथ है उसमें डमरू है, जो किसका प्रतीक है, ये है सृजन का, ठीक है, सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। किसका हो जाएगा, सृजन की ध्वनि का प्रतीक है, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको देखो नोट्स में मैंने लिख रखा है, आप लोग उसी तरीके से लिख लीजिएगा। अभी आप लोग इसको समझ लीजिएगा, फिर आपको नोट से पढ़ा देंगे। तो ये जो डमरू है जो ऊपर दाहिना है वो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है, ये आपको याद करना है। और ये भी बता देते हैं कि ये जो डमरू है वो शिव जी का प्रिय वाद्य था, किसका, शिव जी का, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं ऊपरी दाहिना हाथ, अब सॉरी ऊपरी दाहिना हाथ तो हो गया जिसमें डमरू था। अब हम देखते हैं ऊपरी बायां हाथ, ये वाला बायां हाथ, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ये शाश्वत अग्नि, ये यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये शाश्वत अग्नि है और ये किसका प्रतीक है, विनाश का। ये किसका प्रतीक हो जाएगा, विनाश का प्रतीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा, निचला दाहिना हाथ। अब कौन सा, ये 4 भुजाएं हैं, इसमें टोटल कितनी है, 4 भुजाएं हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर निचला जो दाहिना हाथ, ये आप लोग को निचला दाहिना हाथ आप लोग को ये वाला दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये किस में है, अभय मुद्रा में है। इसको भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि अभय मुद्रा में यहाँ पर इस तरीके से हाथ होता है, तो ये हो जाएगा अभय मुद्रा में उठा हुआ है। और जो कैसे मतलब इसको क्या कहते हैं, गज हस्त मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है, गज हस्त मुद्रा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हाथ है वो इस वाले हाथ से जुड़ा हुआ है। कौन से वाले से, यहाँ पर जो बायां हाथ है, ये वाला जो निचला बायां हाथ है ये वाला, ये है, ये पैर की तरफ इशारा कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पैर की तरफ इशारा कर रहा है, जो कैसे मुद्रा में है, डोल हस्त मुद्रा में है। ऊपर वाला जो है कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा,
ये अभय मुद्रा में हो जाएगा, और ये वाला जो है वो कौन सा हो जाएगा, डोल हस्त मुद्रा में हो जाएगा। ठीक है, डोल हस्त मुद्रा में हो जाएगा। ये लोग, आप लोग इसको देखिएगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पर, जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है अपस्मार पुरुष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। जो दाहिना पैर है, दाहिना पैर कौन सा हो गया, ये वाला दाहिना पैर ये हो गया, जो एक अपस्मार पुरुष, यानी कि जो अपस्मार पुरुष वो क्या है, एक बौनी आकृति है। जो बौनी आकृति है वो क्या है, एक अज्ञान दैत्य है। ये क्या है, अज्ञान दैत्य है। ये किसका प्रतीक हो जाएगा, अहंकार का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, अहंकार का। ठीक है, बाकी इसको मैंने अच्छे से नोट्स में लिख रखा है, आप लोग उसको देखिएगा, बस आप लोग को यहाँ पर अभी समझना है। ठीक है, बस इसको देखिएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि केश, जो आप लोग को यहाँ पर केश दिखाए जा रहे हैं, ये ऐसे उठे हुए केश दिख रहे हैं आप लोग को। ये जो इसका जो प्रतीक की बात करें, इस प्रतीक की बात करते हैं, तो ये जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक हो जाएगा, वो गंगा नदी की प्रवाह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, गंगा नदी की प्रवाह का प्रतीक है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसका एग्जाम में आ जाता है। बाकी आप लोग को मैंने सब प्रतीक बता दिए हैं, गंगा नदी के प्रवाह का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब बाकी तो इसका कोई पॉइंट नहीं बचा है, बाकी तो मैंने सब पूरा बता दिया है। बाकी ये चार भुजी है, सब बता दिया है। अब हम चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग को कहाँ तक पढ़ा दिया था, ये ऊपरी बायां हाथ। तो अब अच्छे से समझ में आएगा। तो ऊपरी बायां हाथ जो है शाश्वत अग्नि प्रतीक विनाश, निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में आप लोग को दिखाया है, उठा हुआ है, जिसमें गजहस्त मुद्रा में भी, उसको गजहस्त मुद्रा भी कहते हैं, जो अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो आशीर्वाद को दर्शाता है। ठीक है, जो किसको दर्शाता है, आशीर्वाद को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निचला बायां हाथ, जो आप लोगों ने देखा था अभी कि पैर की तरफ इशारा कर रहा है, जो डोल हस्त मुद्रा में है, और निचला दाहिना हाथ अभय हस्त मुद्रा से जोड़े हुए हैं। और डोल हस्त मुद्रा, जो निचला बायां हाथ मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। ये जो डोल हस्त मुद्रा है, इसको चलो मैंने नहीं बताया था, ये वाला जो बताया था, नहीं बताया था। ठीक है, ये वाला, तो ये जो है आप लोगों का यहाँ पर थे, एक मिनट, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है कि पैर की तरफ इशारा कर रहा है, और ये जो डोल हस्त मुद्रा जो निचला बायां हाथ है, मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट है शिवकेश। ये वाला भी बताया है आप लोगों को कि केश के ऊपर उठे हुए बने हुए हैं, जो प्रतीक किसका है, गंगा नदी के प्रवाह का प्रतीक है। बाकी दाहिना पैर भी आप लोग को दिखाया है यहाँ पर कि संतुलित रूप से खड़े हैं, और दाहिना पैर से एक बौनी आकृति अपस्मार पुरुष, जो अज्ञान विस्तृत के दैत्य को यानी कि दबाते हुए दिखाया है, और उसी पर ही वो क्या कर रहे हैं, तांडव। ठीक है, तो प्रतीक ये किसका है, एक अज्ञानी व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मूर्ति कांस्य में बनी चार भुजी है, ये भी बता दिया है। नटराज मूर्ति शिव के तांडव नृत्य से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान शिव का तांडव नृत्य विश्व के संहार का प्रतीक है, यानी कि जो इसमें शिव जो है तांडव कर रहे हैं, वो किसका प्रतीक है, विश्व के संहार का प्रतीक है। किसका है, विश्व के संहार का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चोलकालीन नटराज के शिव मूर्ति तंजौर तमिलनाडु से ये प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, तंजौर तमिलनाडु से। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान शिव के तांडव नृत्य के दो रूप हैं। पहला कौन सा है, रौद्र तांडव है, जो किसके रूप के हैं, जो रुद्र शिव कहा जाता है। दूसरा है आनंद तांडव के रूप में, जो शिवनाथ नटराज भी कहा जाता है, जो आप लोगों ने अभी देखी है। एक रौद्र हो जाएगा और दूसरा आनंद तांडव। नेक्स्ट पॉइंट, चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। तांडव नृत्य को कॉस्मिक डांस के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये रह गए पूरे नटराज के जितनी भी डिटेल्स थी, वो आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग यहाँ पर नटराज की मूर्ति देखिएगा और अपने नोट्स रखिएगा और साथ साथ में पढ़िएगा, उससे स्टडी करिएगा।
तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कौन सी क्या दर्शाता है, ये वाली मुद्रा क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये इस तरह इशारा कर रहा है तो ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर ये अग्नि घोतक है, ये किसका प्रतीक है, ये भी सब आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आप लोग को कितना लर्न हुआ, बाकी देखते हैं। नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्निहोतक है, दहकता का, अमंगलकारी दहकता का, विनाश की या फिर सर्वनाश की। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल विनाश की हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में के किस मूर्ति में शिव को छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है, गंगा अवतरण, कल्याण सुंदर, नटराज या फिर रावण अनुग्रह। तो यहाँ पर गजहस्त मुद्रा में है, जो आप लोग को दिखाया था, जो अभय मुद्रा में हाथ जो है दाहिना हाथ वो बाएं की तरफ उसको जोड़े हुए है, वही इसका गजहस्त मुद्रा में उसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा बिल्कुल नटराज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो बिल्कुल चोलकालीन हो जाएगा। 4th नंबर है, चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो कहां से हुई है, तंजौर तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए, बाकी पूरा मैंने आप लोग को नटराज का मूर्ति का पढ़ा दिया है, आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। नटराज का अगर कोई भी टॉपिक आ जाता है, बस ये है कि अगर यहाँ से आप लोगों ने पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, मैंने आप लोग को पूरा डिटेल्स में बता दिया है, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला है, अजातशत्रु परखम यक्ष की मूर्ति, यहाँ पर जो है कौन से काल का हो जाएगा, ये मौर्य काल। शिशुनाग वंश की उपलब्ध प्रतिमाओं में सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु की थी, ये वाली जो आप लोग देख रहे हैं अभी तक जो सबसे ज्यादा पुरानी प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा है, वो किसकी हो जाएगी, अजातशत्रु। परखम यक्ष को यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं, अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है, अजातशत्रु की जो प्रतिमा है वो मथुरा के समीप परखम नामक स्थान से मिली है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको परखम कहा जाता है। ठीक है, ना कि अभी स्टूडेंट कल कह रहे थे कि हाँ पर होते हैं इसीलिए परखम कहा जाता है ना, तो ये नहीं, इसका नाम है परखम। तो परखम नामक एक स्थान था, उसी पर ये मिली हुई थी, तो इसी का। और बाकी ये जो मूर्ति है अजातशत्रु के नाम से जानी जाती है। बाकी इस मूर्ति की जो ऊंचाई है आप लोग को यहाँ पर पिक्चर भी दिखा देते हैं। बाकी संग्रहालय याद रखिएगा, पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा, तो आप लोग को यहाँ पर मूर्ति दिखा देते हैं। ये आप लोग मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति किसकी है, ये है अजातशत्रु की मूर्ति है। इस मूर्ति की जो हाइट है वो कितनी है, वो अभी बताई थी आप लोग को, 9 फीट है। तो 9 फीट हाइट है, यानी कि इंसान से जितनी नॉर्मल हाइट मतलब जो है होती है 6 फीट हाइट होती है, उससे मतलब ज़्यादा ही बड़ी है। तो 9 फीट की ये है जो अजातशत्रु यानी कि परखम यक्ष। और कहाँ पर, कौन से संग्रहालय में है, अभी भी आप लोग को बताया है, बताइएगा। तो ये हो जाएगी मथुरा संग्रहालय या फिर कह सकते हैं पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ से मिली है, परखम नामक एक स्थान से मिली है। कौन से स्थान से, परखम स्थान से, इसीलिए परखम यक्ष की मूर्ति इसे कहते हैं। बाकी ये कौन से काल की हो जाएगी, यहाँ पर मौर्य काल की बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब दूसरा है कौन सा, अजातशत्रु। अभी आप लोग ने क्या देखा था, अजातशत्रु की प्रतिमा देखी थी। अब हम देखेंगे कि अजातशत्रु के जो पुत्र कौन है, उदयन। तो उदयन है या उदय भद्र भी कह सकते हैं। तो उदय भद्र की जो प्रतिमा है कलकत्ता संग्रहालय पटना से ये प्राप्त है। और जो उदयन ने यहाँ पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी, इन्होंने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी, उदयन ने करी थी। ठीक है, तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी हम देखते हैं नंदीवर्धन की प्रतिमा। नंदीवर्धन की प्रतिमा कहाँ पर है, कोलकाता संग्रहालय से है, और ये कहाँ से प्राप्त हुई है, पटना से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है मणिभद्र यक्ष प्रतिमा, ये कहाँ है, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है। नेक्स्ट है शालभंजिका यक्षी, जो सांची स्तूप तोरण द्वार पर है। शालभंजिका यक्षी आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पर, ये शालभंजिका यक्षी कहाँ गया, ये पिक्चर नीचे हो गई। चलो, ये है शालभंजिका यक्षी जो आप लोग देख रहे हैं, ये सांची स्तूप
सभी लोग ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। सांची स्तूप आप लोग को अभी रिसेंटली में पढ़ाया है सांची स्तूप। तो ये तोरण द्वार पर ये बना हुआ है, आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं। बाकी इसका जो निर्माण काल है वो कौन सा हो जाएगा? निर्माण काल इसका जो है शुंग काल हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर काल पूछ ले, शालबंजिका की मूर्ति पूछ ले, तो ये सब आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग उसको याद रखिएगा। तो शुंग काल के सातवाहन काल, ठीक है, शुंग काल के क्या हो जाएगा? सातवाहन काल में बना था, मतलब ये कह सकते हैं आंध्र सातवाहन कालीन में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे ऊपर नीचे बड़ा करना पड़ रहा है। नेक्स्ट ये वर्ड पढ़ा दिया है, शालभंजिका हो गया। अब हम देखते हैं 6 पॉइंट है दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति। दीदारगंज यक्षी की मूर्ति है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने शॉर्ट्स में भी बहुत अच्छे से कराया है, चाहे तो और भी डिटेल्स में चाहिएगा तो आप लोग उसमें भी करिएगा, बाकी तो मैंने इसका पूरा डिटेल्स बता ही दिया है। बाकी इस पर चलो देखते हैं दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति। दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति ये वाली है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है दीदारगंज यक्षी की मूर्ति, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इसका जो निर्माण काल है। इसका जो निर्माण काल है वो कौन सा हो जाएगा? मौर्य काल हो जाएगा। कौन सा? मौर्य काल है। और इस पर औबदार पॉलिश चढ़ी हुई है। औब का मतलब क्या होता है? औब, औब मतलब चमक, ठीक है। ये ऑप आर्ट नहीं है, औबदार ये चमक, ये पॉलिश है। तो ये चमक वाली जो पॉलिश आप लोग को यहाँ पर शाइनिंग वाले आप लोग को दिख रहा होगा पॉलिश यहाँ पर। तो औबदार पॉलिश जो सबसे पहले जो ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी? मौर्य काल से सबसे पहले शुरुआत हुई थी औबदार पॉलिश की, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। बाकी इसका जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा? चुनार गुलाबी पत्थर, ठीक है। चुनार से ही है, ये गुलाबी पत्थर का इस पर यूज हुआ है। बाकी इसके दाहिने हाथ में आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये क्या है? एक चावर है, ठीक है। ये जो एक चावर है एक पंखेनुमा होता है, उसी कारण ही यहाँ पर इसको चावरधारी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो कितना हो जाएगा? 64 इंच हो जाएगा और सेंटीमीटर में 162। अभी रिसेंटली में ये भी आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये संग्रहालय में है, कौन संग्रहालय में हो जाएगा? बिहार संग्रहालय, बिहार, ठीक है। बिहार संग्रहालय में हो जाएगा ये पटना। बाकी ये कहाँ से प्राप्त है? ये बिहार प्रदेश के कहाँ से? दीदारगंज से, इसीलिए दीदारगंज की यक्षी की प्रतिमा बोली जाती है। तो दीदारगंज की यक्षी की प्रतिमा यहाँ पर है ये। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नोट्स देखते हैं। तो दीदारगंज की यक्षी की जो मूर्ति है, निर्माण काल मौर्य काल, औबदार पॉलिश, माध्यम चुनार गुलाबी पत्थर बता दिया है। साइज कितना हो जाएगा? 64 इंच, 162 सेंटीमीटर। और दाहिने हाथ में क्या है? चावर पंखेनुमा है। बाकी बाएं हाथ में, बाएं हाथ टूटा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बाएं हाथ टूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट देखते हैं कि दाहिने हाथ और ये कहाँ से प्राप्त थी। ये जो मूर्ति है कहाँ से प्राप्त है? बिहार प्रदेश पटना के निकट दीदारगंज नामक स्थान से प्राप्त है। बाकी संग्रहालय बिहार संग्रहालय पटना हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद सिहारे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के जो निदेशक हैं। कौन? लक्ष्मण प्रसाद सिहारे। इन्होंने इस मूर्ति का क्या नाम दिया है कि यह भारतीय भारतीय कला की ये क्या है? एक मोनालिसा है। अब नेक्स्ट देखते हैं त्रिमुख यक्ष प्रतिमा। त्रिमुख यक्ष प्रतिमा है, भारत कला भवन संग्रहालय में है, ठीक है। तो ये तो हो गई आप लोगों की प्रतिमा हो गई, शालभंजिका हो गई। अब देखते हैं भरहुत से प्राप्त जो यक्षिणी की जो प्रतिमा है। बाकी भरहुत स्तूप सब लोग को पढ़ा दिया है, आप लोग तब तक बताइएगा, सभी लोग स्थान बताइएगा, तब तक सब लोग खोज बताइएगा। बाकी आप लोग को यहाँ पर पढ़ा ही रहे हैं, ये है। बाकी तो इसको बारे पूरा डिटेल्स बता ही दिया है आप लोग को। 10 स्तूप जो पढ़ाए हैं आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो तो पहले से ही अपलोड कर दी थी मैंने, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। 10 स्तूप वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए हैं, पूरी डिटेल्स में पढ़ाया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो 8 नंबर है भरहुत स्तूप, जो यक्षिणी की जो प्रतिमा है वो 185 से लेकर 80 ईसा पूर्व है और ये कब है? शुंग कालीन हो जाएगा। अधिकांश अवशेष इसमें कहाँ पर हैं? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। ये कभी पूछा जाता है कि भरहुत स्तूप के सबसे ज़्यादा जो है अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता में हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो मैंने इससे भी बहुत ज़्यादा भी लिखवा रखी हैं, इससे भी ज़्यादा बाकी जो है 10 स्तूप में पूरा लिखवा रखा है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है, तो आप लोग उसको देखिएगा।
तो सुभद्रा है चुल्कोका, यक्षी चंद्रा, श्रृंगा एंड अलबूसा एंड पद्मावती, सीमा एंड मित्रकेशी। जो यक्षी चंद्रा है जो रिलीफ यक्ष में बना है। बाकी यहाँ पे यक्ष में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुबेर। तो कुबेर को दिखाते हैं यहाँ पे सुचिलेमा और गंगितो यक्ष है और सुप्रवास। तो बाकी अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर है। ये आप लोग यहाँ पर ये जो प्रतिमा देख रहे हैं ये जो है चुल्कोका, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कौन सी, ठीक है, ये जो हो जाएगा चुल्कोका, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं ये चुल्कोका इसका हो गया। बाकी एक कहाँ गई, एक तो कभी खो जाती है, ये दूसरा है, एक और थी। बाकी इसको भी दिखा देते हैं कि कुबेर की थी और एक थी नेक्स्ट कौन सी, हाँ ये वाली यहाँ पर यक्षी चंद्रा, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यक्षी चंद्रा, ये यक्षी चंद्रा, ये कुबेर और यक्षी चंद्रा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो रिलीफ यक्ष है यहाँ पर आप मतलब रिलीफ में बनी है, सारी रिलीफ में ही बनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिलीफ मतलब बोल सकते हैं उभार सतह, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी पिक्चर्स आप लोग को दिखाने थे किस टाइप से बने हैं, अर्धचित्र बने हैं। अर्धचित्र का मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब उधर ये मतलब उभार सतह है। रिलीफ मतलब ये हो गया कि मतलब उधर से नहीं देख सकते हैं, जैसे मूर्तियां होती हैं उस टाइप से नहीं बनते हैं, जैसे कॉइन्स आप लोगों ने देखे हैं ना उस तरीके से अर्धचित्र बने हुए हैं। तो ये चीज़ उसी तरीके से यहाँ पर इनग्रेव हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो पॉइंट है ये तो हो गया त्रिमुख यक्ष हो गया। बाकी जो पॉइंट है ये भरुत यक्षिणी की प्रतिमा, ठीक है। तो ये देखिएगा सुभद्रा चुल्कोका और यहाँ पर यक्षी चंद्रा और श्रृंगा अलबूसा ये सब बता ही दिया है। बाकी आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस मतलब कहाँ से मिली है। अब आप लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, तो बिल्कुल भरुत हो जाएगा। नेक्स्ट है भरुत में पाई गई चुल्कोका यक्षिणी को शुंगकालीन मूर्ति में से उस किस पर खड़ा दिखाया है, तो बताइएगा। तो ये हो जाएगा हाथी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। मैंने मतलब दोनों में अपोजिट कर दिया है ना, ये वाला है, ये है चुल्कोका, ये है देखो मैंने इसको यक्षी चंद्र बताया था ना, मैं भी भूल गई। ये यक्षी चंद्र नहीं, ये चुल्कोका, ठीक है। ये चुल्कोका हो जाएगा, ये चुल्कोका ये वाली है, क्योंकि यही जो मूर्ति है वो कहाँ पर खड़ी है, हाथी पर। आप लोग देख सकते हैं ये वाली, ये जो है हाथी पर खड़ी है, ठीक है, ये वाली है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, तो ये चुल्कोका है, ये हाथी पर खड़ी है। बाकी यहाँ पर ये हो जाएगी कुबेर की, और ये वाली थी, ये थी यक्षी चंद्रा, उल्टा उल्टा हो गया, ठीक है। ये वाली थी यक्षी चंद्रा है, यक्षी चंद्रा ये है। बाकी आप लोग को देख सकते हैं, ठीक है। ये चलो हो गया। अब तो ये क्लियर हो गया आप लोग का कि कौन सा है, कहाँ पर खड़ी है, कौन सी है। देखो पॉइंट्स जब पढ़ते हैं ना, जब पढ़ते जाते हैं और पिक्चर्स भी देख लेते हैं तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। इतना है, पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को इस तरह से पढ़ा दूँ कि ताकि आप लोग कभी भी भूले ना। और आई होप कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी लोग कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं। और जल्दी भी हो रहा है तब भी बताइएगा, मैं और भी स्पीड कम कर दूंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भरूच का सबसे उत्कृष्ट शिल्प जो अर्धचित्र, यहाँ पर है अर्धचित्र बता ही दिया है कैसे होते हैं, रिलीफ वाले, रिलीफ में होते हैं उभार सतह वाले। वो बाकी उसको यहाँ पर पूरा नहीं देख सकते हैं, उसकी मोटाई तो देख सकते हैं लेकिन उधर से बाहरी चारों तरफ से नहीं देख सकते हैं। तो भरूच का सबसे उत्कृष्ट चित्र जो मतलब शिल्प है माया का स्वप्न है, और कौन सा, जेतवन का दान है। माया का स्वप्न हो जाएगा और जेतवन का दान। हमें यहाँ प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम दोनों पिक्चर दिखा देते हैं, इसका भी दोनों पिक्चर ये आप लोग देख रहे हैं पिक्चर, ये है माया का स्वप्न है, ठीक है। यहाँ पर माया का स्वप्न, यहाँ पर देखो हाथी है, तो एक उनको हाथी दिखा था ना, सफेद हाथी, तो ये है माया का स्वप्न। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी रिलीफ में है, ये कैसा है, रिलीफ में है। तो ये हो गया।
अब है जेतवन दान। तो जेतवन दान का यहाँ पर ये भी पिक्चर देख लेते हैं। ये है जेतवन दान। यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर्स, यहाँ पर फिगर्स देख सकते हैं सब। ये है जेतवन दान की, यहाँ पर पूरी पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे उत्कृष्ट चित्र है वो कौन सा हो जाएगा। ये दो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्ति कला माया का स्वप्न कहाँ मिलती है। तो भरूच वेदिका, सांची वेदिका, जेतवन पार्क या फिर सारनाथ स्तंभ। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल भरूच वेदिका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। बस एक लास्ट और बचा है, फिर उसको पढ़ लेते हैं। बाकी बता दिया है ना। अच्छा, एक और रह गया ना, एक और रह गया ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जेतवन का दान मूर्ति शिल्प बना है सांची, अमरावती, भरहुत या फिर सारनाथ। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि जेतवन का दान भी भरहुत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाजा गुफा से प्राप्त मूर्ति शिल्प। भाजा गुफा से प्राप्त मूर्ति शिल्प जो 200 ईसा पूर्व की है, पहली कौन सी है। इंद्रबाज सूर्य की प्रतिमा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप लोग इसको देखिएगा, इसलिए मैंने नोट कर रखा है कि आप लोग इसको देखिएगा कि भाजा गुफा से प्राप्त मूर्ति शिल्प है इंद्रबाज सूर्य की प्रतिमा है, घोड़े के मुख वाली यक्षी की प्रतिमा है। ठीक है, कन्हेरी गुफा से प्राप्त कौन सी है। यहाँ पर मतलब 11 भी है या 11 या 10 है। ठीक है, यहाँ पर और करके लिख लेना, इतना ज़्यादा इसमें क्लियर नहीं था। तो मुखी वाली बुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 पॉइंट है उदयगिरी की गुफाएं से प्राप्त मूर्ति जो कहाँ से है, ये गुप्त काल की है। सबसे प्रमुख, बाकी आप लोगों को पता है ना उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है, विदिशा एमपी वाला है। ठीक है, जो कहाँ की है, गुप्त काल की। सबसे प्रमुख मूर्ति वो कौन सी है, बरहा यानी कि विष्णु की मूर्ति है। उदयगिरी की जो सबसे प्रमुख मूर्ति है वो कौन सी हो जाएगी, वरहा यानी कि विष्णु की मूर्ति। नेक्स्ट है, लास्ट है 12 नंबर, सारनाथ से प्राप्त मूर्ति वो कौन सी है, तीसरी ईसा पूर्व से 8वीं ईस्वी है। सारनाथ से जो सारनाथ की दो प्रसिद्ध मूर्तियां थी, एक पहली कौन सी जो धर्मराज का स्तूप के पास मिली है, एक पहली विशाल बोधिसत्व है और दूसरी धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा या फिर कह सकते हैं उपदेशात्मक मुद्रा या फिर मतलब जो है गुप्त काल की है, या फिर कह सकते हैं बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा। बाकी यहाँ पर आप लोग को दिखा सकते हैं, ये जो है आप लोग देख रहे हैं ये कौन सी है पिक्चर, ये सारनाथ से प्राप्त है। जो सारनाथ से प्राप्त है ये कौन सी, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा या फिर बोल सकते हैं उपदेशात्मक मुद्रा। ये बैठे हुए बौद्ध की प्रतिमा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसी है, बैठे हुए बौद्ध की प्रतिमा है। और ये कहाँ पर संग्रहित है, ये संग्रहित है सारनाथ संग्रहालय। कहाँ पर संग्रहित है, सारनाथ संग्रहालय में ये संग्रहित है। तो ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा। तो एक है खड़े हुए बौद्ध की प्रतिमा है, जो विशाल बौद्ध प्रतिमा है, सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सारनाथ यूपी वाराणसी। तो ये सारनाथ में स्थित हो जाएगा। बाकी इसकी हाइट है 80 फीट। आप लोग सोच सकते हैं कि जब इंसान 6 फीट का ही इतना लंबा लगता है तो 80 फीट का कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये कौन सी मुद्रा में है, अभय मुद्रा है। माध्यम कौन सा है, चुनार बलुआ पत्थर है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक तो रह ही गया, चलो इसको भी बता देते हैं। चलो पहले हम बड़ी वाली पिक्चर देख लेते हैं, नहीं बड़ी नहीं, पहले हम देखेंगे विशाल बोधिसत्व की देखते हैं। तो विशाल बोधिसत्व यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है विशाल बोधिसत्व की प्रतिमा। ये कहाँ पर है, सारनाथ संग्रहालय है। तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा, सारनाथ संग्रहालय। तो दो प्रतिमा आप लोग को दिख रही हैं, एक विशाल बोधिसत्व, इसे हम किस नाम से जानते हैं, बाला बोधिसत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। और बाकी ये कौन से माध्यम में बना है, लाल बलुआ पत्थर में बना है। किसमें बना है, लाल बलुआ पत्थर में बना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये चीज हो गया। बाकी दो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला जो लास्ट है, खड़े हुए बौद्ध की प्रतिमा, जो किस में है, अभय मुद्रा में है। कौन से मुद्रा में हो जाएगा, अभय मुद्रा में हो जाएगा। बाकी इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट कितनी हो जाएगी, 80 फीट हाइट हो जाएगी। बाकी मुद्रा आप लोग को बता दिया है। माध्यम कौन सा हो जाएगा, अभी आप लोग को बताया था माध्यम कौन सा है, तो चुनार बलुआ पत्थर हो जाएगा। बाकी यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाने को है तो कैसे बनाएंगे, तो आप लोग को यहाँ पर चलो ये भी बता देते हैं
कि जैसे कि कोई भी बता सकते हैं कि धर्मचक्र प्रवर्तन में मुद्रा कहाँ से प्राप्त है, तो मतलब कहाँ पर है, तो आप लोग बता सकते हैं सारनाथ में है। और या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप लोग बता सकते हैं कि सारनाथ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ से पूछ सकते हैं कि सारनाथ में खड़े हुए बौद्ध की प्रतिमा है, उसकी हाइट कितनी है, ये पूछ सकते हैं। मुद्रा कैसी है, ये पूछ सकते हैं। खड़े हैं कि बैठे हैं, ये भी पूछ सकते हैं। कौन से माध्यम में है, ये भी पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछने को है, कुछ भी, तो आप लोग को पूरा डिटेल्स में बता दिया है। आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी पूरा मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितने हैं, कि इंसान ही इतने छोटे लग रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इतने ही छोटे से हैं। तो बाकी सोचिए कितनी है, 80 फीट तो बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है। बाकी आप लोग को पूरा पढ़ा दिया है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मेहनत से कराया है मैंने कि आप लोग उसको नोट्स तैयार करिएगा और उसको बार बार लर्न करिए, बार बार लिख कर देखिए, लेकिन बिना देखे लिखिए, देख कर नहीं, बिना देखे लिखिएगा। और आप लोग बिना देख के बार बार लिखना शुरू करेंगे और आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सभी स्टूडेंट जाते जाते लाइक भी ज़रूर करिएगा, और हो सके अगर आप लोग इस क्लास से सेटिस्फाइड हैं और आपको अच्छी लगती है क्लास अच्छी लगती है, तो सभी लोग कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग को अच्छी लगती है, कोई फोर्सफुली नहीं, हाँ अगर अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपको कंटिन्यू क्लास रखेंगे 9 o'clock, पूरी कोशिश करेंगे कि 9 o'clock डेली क्लास हो जाया करे। ठीक है, बाकी तो आपको डेली रेगुलर क्लास चलती है, 9 o'clock चलती है, 2 o'clock चलती है एंड 7 o'clock। बाकी तो वो 3 क्लास होती हैं, तो आप लोग डेली रिवीजन करिएगा, डेली आप लोग करिएगा। बाकी आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। पूरी कोशिश यही रहेगा कि आप लोग का बहुत अच्छे से तैयारी करा दिया जाए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दिया जाए, इससे भी ज़्यादा अच्छी करा देंगे। आप लोग बस जितना मैटर देती जा रही हूँ, अगर आप लोगों ने इतना ही लर्न कर लिया है तो आप लोग को बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप लोगों ने खुद भी देखा था कि बीपीएससी का पेपर आया था, उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं था। मतलब एक भी नहीं कह सकते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन थे ऐसे, सिर्फ 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे पढ़ाए हुए नहीं थे, नहीं तो बाकी पूरा पेपर मेरा पढ़ाया हुआ था। आप लोगों ने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करा होगा, सभी ने करा होगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी सभी लोग तैयारी करते रहिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। आप लोग को पता है कि इसको याद होगा, लेकिन आप लोग का और भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हैं, तो आप लोग ये भूलेंगे नहीं, आप पिक्चर देख लेंगे तो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।